मतलब फ्लक्स आ गया फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपको पता है 15 × 10⁻⁴, ठीक है भाई। तो आपके पास B आ जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आप बताइएगा क्या चीज, नेक्स्ट क्या निकालना आपको, L बताना है, L बताना है। L कैसे निकालोगे, L बड़ा आसान तरीका है, N फाई बाई I, बिल्कुल सही है, N फाई बाई I, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तब है जब सैचुरेशन ना हो, और होगी भी नहीं बिकॉज आपने क्या डाल दिया बीच में, एयर गैप। एयर गैप सैचुरेट होने नहीं देगा कोर, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या बनेगा, N फाई बाई I करो, N की वैल्यू कितनी है 400, और फाई कितना है, फ्लक्स कितना है -4 डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, नहीं I कितना है, I इज 1। आज बताओ कितना आया, 0.258 हेनरी, 0.258 हेनरी, ठीक है। इतना तो 2.6 भी चलेगा, ठीक है। 0.258 हेनरी आया इंडक्टेंस। अब सुनिए भाई, अब क्वेश्चन जरा देखिए क्या। अब एक क्वेश्चन आया पुराने साल में, हाँ जी। ऐसा नहीं कर सकते, L C निकाले, जैसे पहले L का फॉर्मूला जो था N² हाँ जी ठीक है, और फिर एयर का N² म्यू, N² तो वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, क्यों, बिकॉज में म्यू कहाँ का है, इसमें तो दो रीजन है ना, एक ये है एक ये है। तो इसे ब्रेक करके नहीं कर सकते, पहले कोर की वजह से कितनी इंडक्टेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पता नहीं, आप करके बताओ फिर लेके आओ, फिर तो देखता हूँ, ठीक है, तभी मैं कमेंट कर लूँ, ठीक है। एक बार आप करो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि दो इंडक्टेंस सीरीज में मान सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स सेम जाएगी ना, तो दो इंडक्टेंस नहीं, वो जो फॉर्मूला है N² वाला, N² क्या था बताओ जरा, म्यू A बाई L। इसमें म्यू देखो ना, अलग अलग म्यू है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, आप अलग-अलग का निकाल रहे हैं कैसे, दो इंडक्टेंस को जैसे पहले इस वाले की वैसे देखोगे, फिर इस वाले की, फिर सुपरपोज कर दोगे, आप ये करोगे। सर से आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं, वो मुझे नहीं लगता, बिकॉज आप क्या कर रहे हो जरा देखो, आपको मैं बताऊं आप क्या कर रहे हो। एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप एयर में ले रहे हो L, उसका निकाल रहे हो, और उसकी पाथ लेंथ वही ले रहे हो L जो भी है, और एक क्या कर रहे हो, एक बार कोड का ले रहे हो, पूरा फुल कोड का ले रहे हो, नहीं, और म्यू बाय L1 LC, तो जो भी है कोड की वजह से ले रहे हो, जो भी दोनों की लेंथ भी नहीं करते, तो उसका नहीं रहा। मतलब आप ये कह रहे हो कि म्यू की जगह पे यहाँ पे लिख लो म्यू कोड प्लस नहीं सर, म्यू सी इनटू A, ये तो कर रहे हो, और L की जगह पे एक बार L वो वाला म्यू सी वाला ले लो। म्यू C बाय LC, सर ये तो टर्म है ही, ये आप कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो, ठीक है। क्या ये कर पाओगे आप, ऐसे कर पाओगे, दोनों में इससे क्या आंसर क्या है, ले सकते हैं एयर गैप में भी, और टर्न्स सही कर रहे हो, एयर गैप में टर्न्स है नहीं ना, टर्न्स तो यहाँ पे है ना कोड पे, सिर्फ एक पे है। मुझे लगता है इसमें गड़बड़ बनेगी, ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हो क्या आप इसको, ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हो। मैं एक बार रीजन बताता हूँ आपको, ठीक है, जरा रुकिएगा, वो रीजन में एक बार सोच लेता हूँ, ठीक है, वो बताऊंगा, आप तब तक क्वेश्चन करें दूसरा, लेकिन आप बेसिक तरीके से चलेगा यार, सब लंबे चौड़े में जाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंस रहे हम लोग, हमें म्यू नहीं पता, म्यू तो डिवाइड हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला मत अप्लाई करो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप अप्लाई ना करें, ये फॉर्मूला म्यू का अप्लाई ना करें, फिर क्या अप्लाई करें, N फाई बाई A I, ठीक है, ये करो, बड़ा आसान बनेगा। ये जो फॉर्मूला है वो देखा था, जो उसके अंदर मटेरियल है उसका भी ना, उसका भी नहीं देखना होता, अगर एयर आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, एयर आ जाएगा तो ये इस तरह से अप्लाई नहीं होगा, ये तो सब किसके किसके लिए, ये तो जब पूरा का पूरा क्या आ जाए, कोर आ जाए, या फिर पूरा का पूरा एयर हो, तब है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। जरा याद करो कहाँ पे डिराइव किया था मैंने, डिराइव करने के लिए मैंने क्या लिया था, या तो पूरे में एयर होती, या पूरे में क्या था, आयरन होता, तब ये ठीक था, ठीक है, अदरवाइज ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो L मेरे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आपको लिखना है इसका, जो गेट में, या पता नहीं गेट में था या कौन सा में था क्वेश्चन, गेट में भी एक बार लेना आया है, जरा देखिए इस पे क्या क्वेश्चन है वो, इफ एयर गैप इज रिमूव्ड व्हाट विल बी द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, उल्टा क्वेश्चन था एक्चुअली, ट्रांसफॉर्मर दे रखा था और कॉइल का इंडक्टेंस दे रखा था, और फिर बोला कि मैं ट्रांसफॉर्मर की कोर को उसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप बताइए इंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा,
तो मैंने उल्टा पूछ लिया आपसे, जब एयर है तो इंडक्टेंस इतना है, अब अगर एयर ना होती तो बताइए इंडक्टेंस कम होता कि ज्यादा होता? निकालो। अगर हाँ जी एक बार निकाल के देखो ना कितना ज्यादा होता। करंट उतना ही है, करंट सेम है आई। सर उस फॉर्मूले से आंसर आ रहा है सर, बट उसमें हमने इसे ऊपर लिए n² अपॉन में L1/μ1 प्लस L2/μ1। एक बार रुको, मैं बात चेक करता हूँ। अभी मुझे लगता नहीं, एक बार रुक जाओ आप, ठीक है? उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, एक बार रुकिए, अब बाद में मुझसे पूछना, ठीक है? बस जरा बताओ मुझे, अगर मैं एयर कोर की जगह पे सीधा मटेरियल डाल दूं तो फिर बताइए क्या होगा? सीधा मटेरियल पूरा कर दूं तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। इंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? जरा देखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको फिर नोट करके लिखेंगे अलग से, बिकॉज ये आगे भी यूज होगा ट्रांसफॉर्मर में, आगे हम इसका यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर में। करें भी 1.8 हेनरी ये आएगा, 1.8 हेनरी आएगा। सबको इतना आ रहा है? इंडक्टेंस बढ़ गया, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, फॉर द सेम एमएमएफ या फॉर द सेम नंबर ऑफ, फॉर द सेम एमएमएफ लिख लो, फॉर द सेम एमएमएफ if the core does not contain the air gap, the inductance will be lower if the core contains lower than, if MMF remains constant n into I या फिर I remains constant और n तो constant है ही, क्या बोला? The core does not contain the air. मिक्स नहीं किया, मैंने बोला if MMF constant है, MMF constant में n constant कर लो तो I भी क्या हो जाएगा? constant। MMF constant का मतलब n into I नहीं कह रहा हूँ मैं, n into I तो constant रहेगा ही रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि n constant है तो I भी क्या होना चाहिए? तो आप लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, if MMF remains constant तो ब्रैकेट में लिखो n, I remains constant, n और I भी क्या रहना चाहिए? constant। अगर n और I constant है then the inductance of the coil will be higher if the core does not contain the air gap। लिख लो यार अपनी भाषा में, और क्या, ये सब बार बार अलग अलग लैंग्वेज में लिखता है तो वो फिर कंफ्यूज होते हैं, तो अपना लिख लो भाई। अगर एयर कोर नहीं होगा तो क्या होगा? एयर का गैप नहीं होगा तो क्या होगा? आपका इंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है? कॉइल अपना ज्यादा इंडक्टेंस शो करेगी, ठीक है? और ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है, हम देखेंगे आगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे आगे। एक और क्वेश्चन लिखिए अभी, एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ उसमें वही हो रहा था, एयर डाल नहीं थे, एयर में इंडक्टेंस क्या था? कम था, और एयर अगर मैं एयर हटा दूं उसकी जगह आयरन डाल दूं तो ज्यादा जाएगा। तो इसका मतलब एक्जेक्टली वही यहाँ पे भी आएगा, आयरन लगा दोगे तो इंडक्टेंस क्या आ जाएगा? ज्यादा जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? वही चीज है, कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इसके लिए यही एक्सपेरिमेंट हमने किया था अभी, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए भाई, एक क्वेश्चन लिखिए, एक डायग्राम दे रखा है आपको, ये रेडियस है 0.2 और ये है 0.25, ये रेडियस है 0.2 और ये है 0.25।
ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, लिखिए The coil in the figure has 250 turns. The coil in the figure has 250 turns and is wound on a silicon sheet steel. Silicon sheet steel. The coil in the figure has 250 turns and is wound on a silicon sheet steel. जो कोर है वो किसकी कौन से मटेरियल की है? Silicon sheet steel की है। The interior and outer radii, the inner and outer radii are 0.2 and 0.25 meter. Inner and outer radii is 0.2 and 0.25 meter, and has a circular cross section. And has a circular cross section. Coil current is 2.5 ampere. Coil current is 2.5 ampere. Find, पहला पार्ट लिखिए, find the magnetic flux density at the mean radius of the toroid. Find the magnetic flux density at the mean radius. Mean radius का मतलब लेंथ क्या लेंगे? 0.225 बीच में लेंगे, बीच वाली, ठीक है? 2 से ज्यादा, 2.25 से कम, ठीक है ना? हाँ जी, चलो देखिए, the magnetic flux density at the mean radius of the toroid, और दूसरा पार्ट है इसका, पहले ये निकाल दो, निकालिए बेटे, फ्लक्स डेंसिटी बताएंगे आप। अच्छा, इसका ये ग्राफ भी दे रखा है, शीट स्टील का, और आपको क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट दे रखा है 442.3 H पे, आपको जो बी दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.22, ये दे रखा भी 1.22 टेस्ला, ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है? ये तो ग्राफ से पता चल जाएगा। डी क्या आएगा? एक लाइन का क्वेश्चन है, बताओ क्या है? डी बताना है आपको। Ni/L निकाल लो बस। Ni/L क्या है? H निकालो क्या आएगा? कितने H पे इतना दे रखा है, ठीक है? तो वैसे इतना ही आएगा, चेक करके देखो, ठीक है? वैसे अलग अलग पॉइंट्स भी दे रखे हैं, मैंने जानबूझ के लिखा है, और भी पॉइंट दे रखे हैं। आप मुझे H बताओ पहले क्या आएगा इसका H बताओ। H बताइए क्या आएगा? H बताइए क्या आएगा? H is Ni/L, L is mean length, तो बताइए मीन लेंथ क्या आएगी? है जी? H बताओ क्या आया? कितना है? 442.3, और ये ग्राफ दे रखा है। ग्राफ क्या कर रहा है? ग्राफ कह रहा है कि H अगर 442.3 है तो B कितना होगा? 1.22 टेस्ला। इसका मतलब पता चल गया? ये नहीं आ रहा, यही आता इतना ही आएगा। मैथ्स अपना चेक करो, ठीक है? Ni/L H आएगा, पहले H आएगा, H से ग्राफ देख के हम क्या निकालेंगे? B निकालेंगे, और H की वैल्यू इतनी ही आएगी। L की वैल्यू मीन लेंथ लो, मीन लेंथ कितनी होगी बताओ? 0.25 इंटू 2 भी तो करो, ये तो रेडियस है भाई, ये तो रेडियस है, ठीक है? ये तो रेडियस है, इंटू 2 भी करो तो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास, L आ गया, ठीक है? L आ गया तो आप इसमें पुट कर दो, Ni/L कर दो और फिर B निकाल लीजिए, ठीक है? तो हो जाएगा, करेक्ट है जी? L नहीं है ये, L तो 2/r होता है ना, सर्कुलर है ना, 2/r, तो R निकालो, मीन रेडियस निकालो, बीच वाली रेडियस, यहाँ तक की रेडियस क्या आएगी? मीन मतलब यहाँ बीच तक का रेडियस निकाल लो, ठीक है? ये इतना होगा रेडियस, और 2/r कर दो तो मीन लेंथ आ जाएगी,
n इंटू आई आपको पता है, n दे रखा है यहाँ पे, i दे रखा है आपको, तो ni बाय l यहाँ से h आ जाएगा, ठीक है। h आ गया, इतने h पे 442.3 पे b की वैल्यू कितनी है 1.22 टेस्ला, यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो b इज 1.22 टेस्ला, ठीक है। वैसे और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको खुद चेक करना है कि कौन सा पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के पॉइंट दिया है अकेला, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला पार्ट लिखिए, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल अज्यूमिंग, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस बताना है, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल अज्यूमिंग that the flux density, assuming that the flux density within the core is uniform, assuming that the flux density within the core is uniform, the inductance of the coil, assuming that the flux density within the core is uniform and equal to at the mean radius, equal to that at the mean radius, जो mean radius में भी निकाला है, यूं कह रहा है वही यूनिफॉर्म है पूरी कोर में, तो आपको इंडक्टेंस बताना है। वैसे यूनिफॉर्म रहेगी क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में सेम नहीं रहेगी, जो यहाँ पे बी है वो यहाँ पे बी नहीं आएगी सेम। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज मीन लेंथ चेंज रहेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने से एच बढ़ेगा, एच बढ़ने से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। एच की वैल्यू ये नहीं, बी एच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। एच की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी। इसका मतलब जो कोर है इसके आउटर रीजन पे अपने को कम बी नजर आएगा, और इनर रीजन में क्या आएगा? हायर बी नजर आएगा। आप ऑलवेज याद रखिए, आउटर रीजन में कम क्यों होगा बी? बताओ। बिकॉज आउटर रीजन में एल क्या है? ज्यादा। एल लेंथ, मीन लेंथ ज्यादा है, मीन लेंथ ज्यादा होगी तो एच कम होगा, और अगर एच कम होगा तो कम एच पे बी भी कम होगा, कम एच पे बी भी तो कम होगा। इसका मतलब आउटर रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और इनर लेंथ, इनर मीन लेंथ है उसपे क्या होगी? बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। वो ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा फ्लो करेगा। और आप खुद सोचिए, फ्लक्स ऑलवेज कौन सा पार्ट ट्रेस करता है? मिनिमम रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस छोटा कौन से पार्ट से होता है? जिसकी लेंथ क्या हो? छोटी, तभी तो रिलक्टेंस छोटा होगा। L by mu A ये रिलक्टेंस होता है। तो जिसका L पाथ लेंथ छोटा होगा उतना ही उसका रिलक्टेंस छोटा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स छोटे पाथ को पकड़ने की कोशिश करेगा, इस पाथ को पकड़ने की कोशिश करेगा। इनर सर्कल, छोटे सर्कल में फ्लो करेगा, आउटर सर्कल में बहुत कम फ्लक्स होगा। लेकिन ये कह रहा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस जो मीन लेंथ पे जो बी आया है वही भी आप यूनिफॉर्म मान लो, और फिर आप निकालिए कि क्या एल आएगा, कॉइल का एल क्या होगा। बताओ। है जी, कितना है अभी? 0.958। एल की वैल्यू गलत है, गलत है। 0.239 हाँ जी, 0.239, ये भी थोड़ा सा 0.239 इज करेक्ट। 0.239 मेरे पास आंसर है 240 मिली हेनरी। मेरे पास ये आंसर है, मेरे पास ये आंसर 240 मिली हेनरी। आप जरा चेक करोगे ये आया कि नहीं आया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में बताओ क्या हुआ? स्टेटमेंट के बाद सर वो क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट बोलो। स्टेटमेंट सुनिए क्या है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, आपको बताना है फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल अज्यूमिंग दैट द फ्लक्स डेंसिटी विद इन द कोर इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू दैट एट द मीन रेडियस, इक्वल टू दैट एट द मीन रेडियस। जो मीन रेडियस में फ्लक्स डेंसिटी वही पूरी कोर में कांस्टेंट माननी है, और फिर आपको क्या निकालना है? एल निकालना है, ठीक है। फिर आपको इसका एल बताना है। करेक्ट अभी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो, और वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, आप लिखिए। क्वेश्चन लिखिए भाई, एक आपका होमवर्क दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखिए। हो गया भाई? सबका आंसर आ गया ये वाला? सर उससे नहीं आ रहा, n स्क्वायर न्यू ए बाय एल वाले से। n स्क्वायर न्यू ए बाय एल वो जो हमने क्यों भाई? उससे क्या है? उसी से आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर n 5 उससे भी आएगा, दोनों से आएगा।
n 5 बाई क्यों नहीं आएगा? n 5 बाई से आएगा, आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं आ रहा उससे। n कितना है बताओ? n कितना है बताओ? n कितना 350 250 n i कितना है बताओ? n 5 बाई नहीं 5 लिखो ना, 5 कितना है? 5 b और एरिया b कितना है? 1.2 और एरिया क्रॉस सेक्शन बताओ कितना है? पाई r स्क्वायर r कितना है बताओ? 5 into 10 - 2 इसका स्क्वायर पाई r स्क्वायर, ठीक है। b बाई ये हो गया n 5 बाई क्या क्रॉस सेक्शन निकाला ना एरिया तो। वो यार देखो सुनो, यार पता नहीं क्या बात करने लगे यार, एक बार सुन लो भाई, क्या पता नहीं अपना क्या राग सुना रहे थे। जरा देखो अच्छा फॉर्मूले दो है अभी यहाँ पे। देखो ये एक तो ये फॉर्मूला n 5 बाई i, इससे भी आएगा। कैसे आएगा? पहले फाई निकालिए। फाई क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया है। अब इसका एरिया क्या होगा? ये तो सर्कुलर है, तो पाई r स्क्वायर। r कितना है? इसकी रेडियस कितनी है बताओ? ये देखो ये 0.05 और डिवाइड बाय 2, ये डिस्टेंस है 0.05, तो रेडियस क्या होगी? ये तो डायमीटर हो गया ना, ये तो इसका डायमीटर हो गया। रेडियस क्या होगी? डिवाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर, ये हो गया पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया समझ नहीं आएगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, b into a लिख दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आ गया। अब फाई बताओ क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी है? b इज 1.22 into एरिया बाय 2 का स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। अब इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी बताओ? 250 और डिवाइड बाय करंट कितना है? 2.5। देख लो क्या आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? पॉइंट, यही तो आ रहा है, और क्या चाहिए? कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो कुल मिला के मैंने बताया कि कितना इसमें इंडक्टेंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला लिखते हैं हिस्टेरेसिस। अगला टॉपिक है आपका हिस्टेरेसिस। अगला टॉपिक है हिस्टेरेसिस। देखिए रब कर दो। देखे देखिए भाई, देखिए क्या होगा। हिस्टेरेसिस क्या होता है? हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस दोनों डाल दिए, दोनों समझते हैं और इसको डिराइव करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो ट्रांसफॉर्मर में हम यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टेरेसिस लॉस के फॉर्मूले को अभी डिराइव करवा रहा हूँ, उसका यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर में। वैसे आप जानते हो हिस्टेरेसिस लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, सबने पढ़ा है मेरे ख्याल से। क्या होता है बताओ? KHF BM की पावर क्या होती है? या F की पावर 6 और BM की पावर क्या होती है? F x की वैल्यू 1/6 होती है। क्या पढ़ा है आपने? फॉर्मूला क्या पढ़ा है? F वो ये होता है मेरे ख्याल से, है ना? यही होता है। ये हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आया ये जरा देखते हो। ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस जरा देखिए भाई क्या होता है। मैंने बताया, सुनो भाई, बस करो यार, अपनी कहानी खत्म कर दो। देखिए मेरे पास कोई आयरन कोर है,
अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा देखिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले इसके ये आयरन था, ये कोर थी एक तरह से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने क्या किया, मैंने इसमें करंट देना शुरू किया, आई से क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्या कहते हो, करंट बढ़ने का मतलब एच बढ़ना और फ्लक्स बढ़ने का मतलब डी बढ़ना, तो बेसिकली बी एच कर्व भी आएगा। तो कर्व इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ा और यहां पे थोड़ा सैचुरेट होने लगा। करंट को मैंने यहां तक बढ़ाया बस। अब सुनिए मैंने क्या किया, अब मैं करंट को, तो फ्लक्स ऐसे बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं करंट को कम कर रहा हूं, करंट को ऑल्टरनेट कर रहा हूं, जरा देखिए, करंट को मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूं, कम ज्यादा कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा जरा देखिए, करंट वापिस कम होगा। अभी तो पीक पे लेके जा रहा हूं, शुरू में सबसे पहला साइकिल आ रहा है, शुरू में पीक पे गया करंट, तो फ्लक्स ऐसे बढ़ा। अब अगर मैं करंट को कम करूंगा तो जो मटेरियल है उसके अंदर जो फ्लक्स है वो इसी पाथ से कम नहीं होगा। वो कैसे कम होगा, थोड़ा सा ऊपर से आएगा। अगर मैं वापस लेके आऊंगा ना, थोड़ा सा ऊपर से आएगा और फिर इस तरह से आएगा, करंट को नेगेटिव पीक पे ले आएगा। जब करंट वापस जीरो पे आया, फ्लक्स जीरो नहीं हुआ था। करंट को यहां तक बढ़ाया मैंने, पीक पे लेके गया पहले, तो फ्लक्स भी पीक पे आ गया। सुन लो भाई, बात मत करो। और जब मैं करंट को वापस पीक से जीरो पे लेके आया, फ्लक्स जीरो पे नहीं पहुंचा। करंट वापस यहां से जीरो पे आया तो फ्लक्स यहां से यहां पे आया, क्योंकि यहां पे देखो करंट जीरो है, जीरो पे कुछ ना कुछ फ्लक्स है, ठीक है। इसने रिटेन कर लिया कुछ फ्लक्स, इस मटेरियल ने, ठीक है। करंट आपका जीरो हो चुका है बट फ्लक्स इसके पास है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है। ये रेजिडुअल फ्लक्स है इसने। अब अगर मान लीजिए करंट को नेगेटिव कर दो आप और नेगेटिव में पीक पे लेके जाओ, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फिर इस तरह से डाउन होना शुरू करेगा, यहां पे आकर यहां तक नेगेटिव पीक तक लेके गए तो करंट आपका यहां तक आ जाएगा, इस तरह से फ्लक्स आएगा, ठीक है। करंट यहां तक आया नेगेटिव में, फ्लक्स यहां से यहां तक आया। अब मान लीजिए फिर से आप क्या कर रहे हो, करंट को फिर पॉजिटिव में लेके जा रहे हो। तो जब आप करंट को पॉजिटिव में लेके जाओगे, ऊपर की तरफ उठाओगे, तो ये जो है उसको ट्रेस नहीं करेगा, दूसरा नया पाथ बनाएगा। इस पाथ से फ्लक्स क्या होना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। और जब करंट वापस से जीरो आएगा, नेगेटिव पीक से जीरो पे जब आएगा, तब भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा, तब इतना ये रिटेन रखेगा, इतना फ्लक्स रिटेन रखेगा, मतलब जीरो नहीं होगा फ्लक्स। फ्लक्स कहीं आगे पॉजिटिव करंट पे जाके जीरो होगा और फिर ऐसे आएगा, यहां पे मिलेगा नहीं, ठीक है, यहां पे मिलेगा नहीं। अब सुनिए क्या होगा, फिर से अगली साइकिल आएगी, यहां पे पॉजिटिव पीक पे जा चुका ना, ये करंट पॉजिटिव में जा चुका ना, यहां तक आएगा। अब फिर से अगली साइकिल आएगी, नया कर्व अटेन करेगा, ठीक है, और फिर से ऐसा आएगा, समझा। इस तरह का कर्व बनाएगा कुछ साइकिल के तक, और कुछ साइकिल के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। फिर मतलब ये ट्रांजिएंट मैंने दिखाया, शुरू में ऐसा होगा, ठीक है, और कुछ साइकिल होने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर मिल जाएंगे, क्लोज लूप बन जाएगा, मतलब फिर ये क्लोज लूप बन जाएगा। इसलिए हम कैसा पढ़ते हैं हिस्टैरिसीस को सिर्फ हम इसलिए इतना पढ़ते हैं, बस सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि यहां से यहां तक क्लोज लूप है। बट एक्चुअल में शुरू में क्या होता है, इस तरह के लूप बनते हैं, शुरू में ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर इस पाथ से ऐसे ऊपर आएगा और फिर नया कर्व पकड़ेगा, पुराने वाले में नहीं जाएगा, नया कर्व पकड़ेगा और धीरे धीरे फिर क्लोज लूप बनाएगा। धीरे धीरे ये पॉइंट फिर मीट करेंगे एक दूसरे को, 2-3 लूप आएंगे ऐसे अलग अलग, और फिर ज्यादा मिलेगा, अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा, स्टेडी स्टेट में ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये है फ्लक्स वर्सेस करंट कर्व। अब इसका एनालिसिस है, अब इसका एनालाइज करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा बनेगा ये ट्रांजिएंट में, लेकिन बाद में स्टेडी स्टेट में ऐसा हो जाएगा। ट्रांजिएंट में सर, जब सर उसमें करंट सेम होगा तो वो सेम ही होना चाहिए सर? नहीं, सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, अभी बताते हैं। वो बेसिकली उसका मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करेगा। उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना ओरिएंट हो चुके हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एटम का, वही डिफाइन करता है उसके
उसके फ्लक्स को, ठीक है वो तो बेसिकली करंट पे डिपेंड करेगा ना, वो उसका पहले कितना मैग्नेटिज्म रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, करंट पे भी डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एटम का, जो एटम के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उसका मतलब उससे करंट बनेगा, करंट बनेगा तो एक एटम की अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, नहीं समझे? तो उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुल मिलाकर उसका फर्क पड़ेगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो आपको बाद में कभी मैं समझाऊंगा, नेटवर्क में भी, ठीक है, जब मैं शुरुआत से समझाऊंगा इसको तो नेटवर्क में आप देखना। फिलहाल ऐसा कुछ करवाएगा भी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप बना लेगा 2-3 साइकिल के बाद, ठीक है। तो BH कर्व इस तरह का आएगा, और एक कर्व है मेरा ये, इसको नाम देते हैं हम लोग वर्जिनल कर्व, इसका नाम होता है वर्जिनल कर्व, वर्जिनल कर्व, बिकॉज मटेरियल वर्जिन था, इसलिए शुरू में जब वर्जिन मटेरियल होता है तब जब करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स भी इसी तरह से बढ़ता है, और उसके बाद कभी भी इस कर्व पे वापस नहीं आएगा, मटेरियल वर्जिन नहीं रहा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस कर्व से ये ऐसे वापस साइकिल बनाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसका एनालिसिस करते हैं, हिस्टैरिसीस का, समझे भाई? एक बार दोबारा समझाऊं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट जरा देखिए। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको एनालाइज कर लूं तो ये क्या कहता है, शुरू में करंट 0 था, शुरू में इसमें कोई फ्लक्स नहीं था, बिल्कुल नया मटेरियल था, बिल्कुल नया लेके आए थे, तो हुआ ये कि करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स इस कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, करंट एक पीक वैल्यू तक बढ़ा, अब उसके बाद मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे आके फ्लक्स रुक जाएगा, करंट को डिक्रीज करके 0 पे ले आया, करंट को डिक्रीज करके 0 पे ले आया तो फ्लक्स इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका फ्लक्स हो जाएगा। हाँ, इतना फ्लक्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। मतलब करंट 0 है तब भी क्या है, कुछ ना कुछ फ्लक्स है, करंट 0 तब भी कुछ ना कुछ फ्लक्स है। इसका मतलब अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, सुनिए, मान लीजिए मेरा स्विच लगा हुआ था, स्विच से करंट जा रहा था, अब जैसे मैं ऑफ करूंगा, स्विच ऑफ करने का मतलब करंट क्या होना होता है, 0, करंट 0 करना होता है। तो जब आप करंट को 0 करोगे तो इस कोर के अंदर कुछ ना कुछ क्या रहेगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा, बिकॉज करंट जब 0 होता है तो कोर जो होती है वो फ्लक्स को लेके रखती है, मतलब स्टोर रखती है। अब सुनिए, क्वेश्चन इज नॉर्थ ऊपर होगा कि साउथ ऊपर होगा, ये कैसे पता करें? क्योंकि करंट जब 0 है तो करंट तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 फ्लक्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। जब करंट 0 होता है, देखो हिस्टैरिसीस क्या बता रहा है, हिस्टैरिसीस ये बता रहा है, पहली बात तो हिस्टैरिसीस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जब करंट 0 होता है तो फ्लक्स या तो इतना होगा या फिर इतना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि पॉजिटिव फ्लक्स होगा कि नेगेटिव फ्लक्स होगा, मतलब ये नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा, ये कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट पे स्विच किया, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, आप ये देखिए कि आप मैक्सिमम से 0 पे आए हो कि मिनिमम से 0 पे आए हो। इसका मतलब मटेरियल जो है वो ये देखेगा कि करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से पॉजिटिव वैल्यू से 0 पे आया, अगर पॉजिटिव से 0 पे आया तो इतना फ्लक्स स्टोर करेगा, और अगर मान लीजिए ये स्विच ओपन हुआ, उस टाइम करंट 0 हो रहा है, तो क्या मिनिमम वैल्यू से 0 पे आ रहा है क्या? अगर तो नेगेटिव वैल्यू से 0 पे आएगा, नेगेटिव वैल्यू से 0 पे आएगा तब इतना फ्लक्स स्टोर करेगा, समझे? मतलब जरा देखो, मैंने बोला कि जब करंट 0 होता है तो मटेरियल या तो इतना फ्लक्स स्टोर करेगा, इतना, क्योंकि I 0 है, I 0 मतलब ये लाइन, इस लाइन पे या तो फ्लक्स इतना है या इतना है। इसका मतलब मटेरियल जो है वो क्या करेगा, वो फ्लक्स को स्टोर करेगा। अब कितना स्टोर करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि करंट पॉजिटिव से 0 पे हुआ कि नेगेटिव से 0 पे हुआ, नेगेटिव से 0 पे हुआ कि पॉजिटिव से 0 पे आया। अगर तो पॉजिटिव से 0 पे आया, पॉजिटिव मैक्सिमा से 0 पे आया तो इतना फ्लक्स स्टोर करेगा, और अगर नेगेटिव मैक्सिमा से 0 पे आया तो इतना फ्लक्स स्टोर करेगा। करेक्ट है? इसका एक और मतलब हो गया क्या, कि मटेरियल को हिस्ट्री पता है। मटेरियल को ये कैसे पता चले कि वो पॉजिटिव से 0 पे आ रहा है कि नेगेटिव से 0 पे आ रहा है? इसका तो उसको पास्ट वैल्यू पता है, तभी वो कंपेयर कर रहा है कि पास्ट में पॉजिटिव थी, अब थोड़ी और कम पॉजिटिव होगी, अब और कम पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कहां से 0 पे आ रहा है, ये पॉजिटिव से 0। या फिर मटेरियल को ये भी पता है कि पहले नेगेटिव में मैक्सिमम था, फिर थोड़ा कम नेगेटिव था, फिर कम नेगेटिव था, और फिर 0 पे आ रहा है। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास मेमोरी होती है। जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस बन जाए समझ लो उसके पास मेमोरी है।
जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस एग्जिस्ट करता है उसके पास मेमोरी है, उसको पास्ट का पता है कि पास्ट में वैल्यू क्या थी, प्रेजेंट क्या है, तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव से 0 पे आ रहा है कि नेगेटिव पे 0 पे आ रहा है। जब तक उसको पास्ट ही नहीं पता होगा तब तक वो कैसे कंपेयर करेगा कि नेगेटिव पहले था और अब 0 है, कि पॉजिटिव पहले था कि 0 है। नहीं समझे? इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास मेमोरी होती है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं फॉर मेमोरी डिवाइसेस, फॉर मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, हम स्टोरेज के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, जैसा कि मैग्नेटिक टेप पुराने टाइम यूज होती थी, वीसीआर चलाते थे उससे, पुराने शादी की टीवी अपने पिताजी की देखना, ठीक है, उसमें यही होता था, वीसीआर से रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है, या फिर काली काली टेप होती छोटी छोटी, ठीक है, आजकल मूवीज में आती हैं, मूवीज में मतलब जो दिखाते हैं आजकल गायब हो गई है, ठीक है, तो बस वो मूवीज में तो कई जगह पे पुराने टाइम की जब मूवी होती है तो उनमें दिखाते हो, तो कैसेट्स लगाते हैं और कैसेट्स से चलती है वो, उसमें रील होती थी काली काली, ठीक है, तो मैग्नेटिक मेमोरी थी, ठीक है ना, तो वो सब मैग्नेटिक मेमोरी है, तो वो इसी मटेरियल का यूज करके बनाई गई है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट यही है उसके पीछे का, ठीक है। तो कुल मिला के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हिस्टेरेसिस उनमें होता है, हिस्टेरेसिस लूप में उनका एग्जिस्ट करता है हिस्टेरेसिस लूप, और उनमें मेमोरी होती है। पता चला मेमोरी कैसे डिफाइन किया मैंने, क्यों मेमोरी होती है उसका समझ आया? बिकॉज ये इसको पता है कि पॉजिटिव से 0 पे आ रहा है करंट कि नेगेटिव पे 0 से आ रहा है, तभी तो फ्लक्स स्टोर करेगा, या तो पॉजिटिव फ्लक्स करेगा या नेगेटिव फ्लक्स स्टोर करेगा। अब पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मटेरियल अपने आप डिसाइड करेगा। तो मटेरियल कैसे डिसाइड करेगा? मटेरियल को पता है कि करंट नेगेटिव से 0 पे आ रहा है कि पॉजिटिव से 0, क्योंकि वो पास्ट वैल्यू को याद रखे हुए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, इसका हम एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास ये मटेरियल है, आयरन है, मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार मैग्नेटाइज कर देता हूं और फिर जैसे यहाँ पे चुंबक लगा देता हूँ, मैग्नेट लगा देता हूँ, जरा देखिए मेरे पास मैग्नेट भी होगी, मैं इस पे मैग्नेट लगा देता हूँ। मैग्नेट लगाने से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसके सारे डाइपोल किधर घूम चुके हैं, एक तरफ ओरिएंट कर गए सारे के सारे डाइपोल। अब अगर मैं मैग्नेट हटाऊंगा तब भी इसके डाइपोल कैसे रहेंगे? वैसे के वैसे रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल याद है, उसके जो डाइपोल होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ओरिएंट कर जाते हैं एक तरफ, और जब आप मैग्नेट हटाते हो तब भी वो उसी डायरेक्शन में क्या रहते हैं? ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब वो स्टोर रखते हैं, उस पास्ट हिस्ट्री को स्टोर रखते हैं, पास्ट मेमोरी को स्टोर रखते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट अप्लाई किया, अब इसके सारे डाइपोल घूम चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा देखिए, मैं एक हल्का वजन का मुझे कुछ चाहिए, सो दैट वो अट्रैक्ट कर सकूँ। मैं इसको पिन उठाता हूँ, मैं पिन से ही करता हूँ जनरली, ये रहा, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, बिकॉज ये नजर भी आएगी, गिरा दे, सारे नलायक काम करके हुए, एक भी काम तुम्हारा बढ़िया नहीं होता। चलो मैं वो ऊपर से आ गया, हाँ जी जरा देखिए, ये पिन है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जरा देखिए, मैंने मैग्नेट लगाया, ये इतना स्ट्रॉन्ग तो बना ही नहीं आता, इफेक्ट ही खत्म हो गया इसका। जरा देखिए, देखते हैं थोड़ा सा होगा, प्लास्टिक तो नहीं है, नहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये इफेक्ट बहुत कम है इसका, हाँ यहाँ पे हो रहा है, जरा देख रहे हो आप, ठीक है, अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है भाई। अब जरा देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, कहाँ गिर गया वो? गिर गया यार, लेकिन वो बढ़िया चीज है। चलिए एक और देखते हैं, मेरे पास और पिन है वैसे तो, और मिलेगी क्या आपके पास? इस बार थोड़ा मैं ध्यान से करूँ, तो आप थोड़ा दिलप्रीत के ये थोड़ी सी वो थोड़ा क्या बोलते हैं, नहीं ये बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, चलो थैंक यू है। चलिए जरा देखिए भाई, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि डाइपोल ये जरा देखिए अट्रैक्टेड है ना। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, सो दैट ये गिरे तो इसके ऊपर ही गिरे। जरा देखिएगा, मैं बड़े प्यार से इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, गिरा क्या? अभी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, ये देखो अभी तो नहीं गिरा ना। इसका मतलब क्या है, इसने अभी भी मैग्नेटिज्म स्टोर कर रखा है, इसको याद है पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं इसको अपनी तरफ घुमाता हूँ,
अब इसको मैं हिला नहीं रहा हूँ, इसको उतार लिया, अब फिर से थोड़ा चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, जरा देखिए, अभी चिपक गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको उठाता हूँ और इसको थोड़ा गिराता हूँ, ज्यादा नहीं करते अदरवाइज नीचे वाले सोचेंगे। जरा देखिए भाई, अब अगर मैं इसको अट्रैक्ट कराने की कोशिश करूंगा, अभी भी हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका मतलब ये इसको हटाना, मैग्नेटिक जो इसके डाइपोल ऑलरेडी ओरिएंट हो चुके हैं, पास्ट हिस्ट्री याद कर चुके हैं। अब ये वर्जिन नहीं रहा, इसको वर्जिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि मुझे जमीन पे गिराना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगेन ये क्या हो जाएगा? ये वर्जिन हो जाएगा, बट ये वर्जिन नहीं है अभी। इसके बाद मेमोरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए, मैंने थोड़ा हैमर किया है, जरा देखता हूं। अभी भी है भाई, अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है इसके पास। अभी थोड़ा कम हो रहा है, बट हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ इसको, हल्का सा इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। अभी ये अट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा मुश्किल है थोड़ा मैग्नेटिज्म हटाना भी। ठीक है, और वो ये लो जी, आप लगा सकते हैं इसको। थैंक यू। हाँ जी, तो कुल मिला के आपने देखा कि किस तरह से जो आयरन होता है वो मेमोरी को स्टोर करता है। आयरन इसके क्या क्या है? आयरन क्या है? इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसका क्या होगा? बेसिकली उसका हिस्टेरेसिस बनेगा। जब करंट, जब मैग्नेट आप हटाओगे, मैग्नेट हटाने का क्या मतलब है? करंट हटाना। भाई आप बोलोगे सर आपने करंट कहा दिया इसमें, वो उसका मैग्नेट जो मैंने लगाया वही उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट ही तो है। भाई करंट होगा तो मैग्नेट बनेगी यहाँ पे, और अगर करंट मैग्नेट हटा लोगे तो इसका मतलब आपने क्या हटा दिया? करंट हटा दिया। करंट से ही तो मैग्नेट बन रही है यहाँ पे, आप समझे? तो बेसिकली वो इक्विवेलेंट इफेक्ट है, वो इक्विवेलेंट इफेक्ट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखे जरा, मैं एक और बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं उसको डीसी से सप्लाई इस पे करके कर सकता हूँ, वही एक्सपेरिमेंट, लेकिन कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली वही होने वाला है। ठीक है, चलिए जरा देखिए, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए भाई, अब इसका निकालते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये अपना हिस्टेरेसिस कर्व होता है। अब इसकी वजह से उसके अंदर लॉस होता है। अब क्यों लॉस होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अब कोई भी मटेरियल है उसके अंदर लॉस क्यों होगा? इस हिस्टेरेसिस की वजह से। वो जरा देखिए, लॉस का मतलब पावर, एक्टिव पावर खर्च करता है। दो पावर होती है, एक एक्टिव और एक क्या होती है? रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर कभी भी खर्च नहीं होती, वो सिर्फ आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, कभी कंज्यूम नहीं होती। पर जो एक्टिव पावर होती है वो कंज्यूम होती है। ठीक है, वो खर्च होती है। अब हिस्टेरेसिस की वजह से कोर के अंदर लॉस होता है। इस कोर के अंदर एक्टिव पावर आती है और जो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, कोर गर्म हो जाती है। ठीक है, अब वो मतलब बार बार करंट अगर आप चेंज करोगे ना, ऑल्टरनेट करोगे, उससे कोर गर्म हो जाएगी। ठीक है, दो रीजन होते हैं, एक तो एडी करंट की वजह से होती है और एक हिस्टेरेसिस अलग से होता है। वो दोनों इफेक्ट जरा देखते हैं, लेकिन मुझे टाइम बताओ कितना हुआ है। मैं ब्रेक ले लूंगी, उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हिस्टेरेसिस पढ़ेंगे, उसका लॉस पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला है, कैसे लॉस हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, लॉस क्या चीज होती है, एक्टिव पावर क्या चीज होती है, कुछ लोगों को पता नहीं अभी, तो थोड़ा मैं बता के चलूंगा। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, आधे घंटे का ब्रेक अभी।